तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जी, ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैचिंग रिगार्ड टू प्राइस इलास्टिसिटी चेंजेस प्राइस एंड चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो प्राइस इलास्टिसिटी, चेंज इन प्राइस और चेंज इन टोटल रेवेन्यू देखिए, जीरो तो इंक्रीज, अगर जीरो होगी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी तो जीरो से इंक्रीज और जीरो डिक्रीज होगी। लेस देन 1 होगी तो भैया इंक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज, ये गलत है, इंक्रीज का इंक्रीज होगा और डिक्रीज का डिक्रीज होगा। इक्वल टू 1 होगा तो इंक्रीज नो चेंज, इंक्रीज नो चेंज और डिक्रीज नो चेंज, हाँ सही है। मोर देन 1 का इंक्रीज का डिक्रीज, डिक्रीज का इंक्रीज, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट ये कथन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन फॉर ए फर्म इज एज फॉलोज, ये दिया हुआ है आपका। इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट 5 यूनिट और लेबर इज 85। तो यहाँ पे जो है एल डिनोट्स द लेबर विच आर होमोजीनियस बट आर नॉट परफेक्टली डिविजिबल एंड चेंजेस इन लेबर डज नॉट टेंड टू बिकम जीरो। स्टेटमेंट 2 देखिए, सिमिलरली इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ 50 यूनिट ऑफ लेबर इज 60। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत निकलेंगे। नेक्स्ट आइए, द किंग डिमांड का मॉडल ऑफ ओलियोकॉपी वॉज डेवलप्ड बाय, ये स्वीजी थे, आपको बताइए। अल्पाधिकार के किंग जो मॉडल था वो किसने विकसित किया था, वो स्वीजी ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द सक्सेस ऑफ द पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल। तो इसका विच इज़ नॉट डिजायरेबल कौन सा है, सी है, प्रोडक्शन टू हैव वेरी लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके सही क्या आंसर है, सही आंसर इसका जो है शॉर्ट रन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टू हैव इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, उत्पाद की अल्पकालीन मांग में इकाई से अधिकतम लोच। नंबर 2, ये नंबर ए सही है। नंबर 2 देखिए, एबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने उत्पादन की किफ़ायतों की उपलब्धता, ये भी सही है। डी, उपभोक्ता द्वारा उत्पाद की सरल स्वीकृति और अंगीकरण, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन 16 देखिए, 16 पढ़िए आप लोग जरा। The absolute value of the difference between an unbiased estimate and the corresponding population parameter is called sampling error। तो ये आपका सही है। दी एब्सोल्यूट वैल्यू अभिन्नत अनुमान तथा तदनुरूप जनसंख्या प्राचलन के बीच अंतर का निक्षेप अंतर प्रतिचयन दृष्टि कहलाता है, सही है। हाँ, अभिन्नत अनुमान तथा तदनुरूप जनसंख्या प्राचलन के बीच अंतर का निक्षेप अंतर प्रतिचयन त्रुटि कहलाता है, सही है। और बहुचरणीय प्रतिचयन के एक निर्बाधित गैर प्रायिकता आधारित प्रतिचयन तकनीक, ये सही कूट का चयन करें, ये भाई गलत है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम लोग। दी क्वेश्चन 17 देखिए, ए दी, ये मैं यहाँ चल रहा हूँ, कभी कभी लोग कह लेते हैं कि समझ नहीं आता कहाँ चल रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो द एबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो देखिए बड़ा ध्यान से, तो क्या लग रहा है आपको उसका आंसर। इसका आंसर जो है हमारे हिसाब से द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, ये है आपका पावर ऑफ टेस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ फास्ट नल हाइपोथेसिस, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी टाइप 2 एरर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, ये कहलाएगी आपका लेवल सिग्निफिकेंस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो ये टाइप 1 एरर करेगी। तो ट्रू नल हाइपोथेसिस टाइप 1 होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ फास्ट नल हाइपोथेसिस टाइप 2 एरर होता है। अब इन दोनों को देखना है, बी और डी तो आप समझ जाएंगे, बी और डी तो कोई दिक्कत नहीं है, बी और डी में कोई दिक्कत नहीं, बी और डी तो आप समझ जाएंगे, बी और डी जो है आप समझ जाएंगे।
लेकिन जो है आप ए और सी में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो ए सी तो आपको याद करने पड़ेंगे। एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, तो पावर ऑफ टेस्ट कहलाएगा। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग सी जो है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, ये कहलाएगा लेवल सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। 17 देखिए, 18 सॉरी, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन से हैं। पहला, द साइंस और रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज द सेम होने चाहिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन सेम होने चाहिए, तभी कोरिलेशन का साइन वैसा ही आएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये आप जानते हैं कि r इक्वल टू अंडर रूट बी बाई एक्स वाई और बी बाई एक्स होना चाहिए। द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डिवीजन प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी आपका सही है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन बट नॉट स्केल, ये गलत है। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होता ओरिजिन से, ये डिपेंड करता है ओरिजिन में। अब क्वेश्चन 19 आप लोग कर लेंगे। इफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.8 एंड 0. द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आप जानते हैं अभी पिछले क्वेश्चन में आया है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि आप ये बता दें आपको r इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है, और दोनों में सेम साइन है, ये भी देख लीजिए दोनों में सेम साइन है। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू न्यू ऑर्डर कार्ड, क्वेश्चन 20 देखिए, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। तो किसी नए क्रम में आंकड़े को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कहलाती है आंकड़ों में हेरफेर। चलिए आइए नेक्स्ट आइए। यूएस नौसेना के विशेष परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित यह तकनीक 1958 में पोलराइज शस्त्र प्रणाली के आयोजना और नियंत्रण में औपचारिक रूप से पहली बार लागू की गई थी, और उस कार्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करने में इसने भली प्रकार से कार्य किया था। ये क्या कहलाती है, पर्ट कहलाती, PERT पर्ट। ठीक है, देखिए सही है मेरा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 22 की हम लोग बात करते हैं। 22 जो है, द ऑपरेटिंग पर्सनल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, ये सही है कि गलत है, ये हमारे हिसाब से जो है आपका गलत है। अब प्रोग्रामिंग इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट द एनकॉम्प्लिस वर्क, ये सही है। अंडर एम्बियो टेक्निक द मैनेजर शुड बी प्रोवाइड विद ए फ्री हैंड टू ले डाउन दी ऑब्जेक्टिव, ये आपका गलत है। सेकंड सही है और सब गलत हैं, तो उसका बी आंसर सही है। तो उसका आंसर सही देख लेते हैं। परिचालन कार्य के अंतर्गत परिचालन संबंधी बजट प्रक्रिया व कार्य जुड़े होते हैं, ना कि कर्मी बजट संबंधी। मतलब कि जो परिचालन कार्य है, पहला इसका आंसर था, परिचालन कर्मी बजट तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन वो जुड़े होते हैं। किसी कार्यक्रम को पूर्ण निर्धारित समय पूरा करने के लिए तैयार किए कार्यक्रम के अंतर्गत मूल परिचालनों का दर्शाया जाता है, ये भी सही है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन के अंतर्गत प्रबंधकों को उद्देश्यों का निर्धारण करते समय अपने समकक्षों और अधीनस्थों विचार विमर्श करना चाहिए, ये भी सही है। Sympathetic listening in upward communication often leads to resentment in the communicator, ये सही है आपका। उद्रमुखी संप्रेषण सहानुभूतिपूर्वक श्रवण से प्रायः संप्रेषक का संतोष पैदा हो जाता है। सहानुभूतिपूर्वक श्रवण और प्रोत्साहक टिप्पणियां प्रायः संप्रेषक को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसके प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि वरिष्ठ संप्रेषणकर्ता द्वारा ऐसा कुछ परिकल्पना नहीं किया जाता है। ये दोनों सही हैं आपके। हर्जबर्ग का मानना है
Herzberg believes that today motivation are tomorrow hygiene factors. ये बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखिए। हर्जबर्ग बिलीव दैट टुडेज मोटिवेशन आर टुमारो हाइजीन फैक्टर। हर्जबर्ग को मानना आज के प्रोत्साहक कल के आरोग्य कारक घटक हैं, ये सही है। सम जॉब्स कंडीशंस ऑपरेट प्रिलिमिनरी टू डिससेटिस्फाई एम्प्लॉयज व्हेन दे आर एब्सेंट बट देयर प्रेजेंस डज नॉट मोटिवेट देम टू स्ट्रॉन्ग वे। कुछ कार्य स्थितियाँ अनुपस्थित कर्मचारियों को असंतुष्ट करने का कार्य करती हैं, परंतु उनकी उपस्थिति को प्रोत्साहित नहीं होते हैं। ये दोनों बिल्कुल सही हैं। लेकिन आर जो है ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, ये अलग अलग हैं लेकिन दोनों सही हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 में। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड एंड फॉर्मर अराइज फ्रॉम लेटर, ये गलत है। स्प्लिट द कॉर्प्स इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, ये तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया आदेशों की एकता सिद्धांत विस्तार आपका जो है एस्पेरिटी द कॉर्प्स है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये सही माना जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ओनली वन कमांड एट ए टाइम, ये गलत है। दे आर 14 बेसिक प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड बाय हेनरी फेल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हेनरी फेल के 14 प्रिंसिपल थे। ये ध्यान रखिए, इसके कौन से आंसर सही हैं, इसके आंसर सेकंड और फोर्थ सही हैं। स्प्लिट द कॉर्प्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, दे आर 14 बेसिक प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड बाय हेनरी फेल, ये दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। इन दोनों आंसर को आप देखिए और समझिए, ये दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब आपका 25 क्वेश्चन हो गया है, हम लोग चलते 26 में। मैच द फॉलोइंग आइटम, डायरेक्ट सिमिलर प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो आप देखिए, पहला ये है डायरेक्ट सिमिलर प्रोडक्ट, ओला टैक्सी मेट्रो रेल। भैया ये तो हो गई, ओला टैक्सी मेट्रो, ओला हमारे हिसाब से डायरेक्ट सिमिलर प्रोडक्ट ओला टैक्सी एंड मेट्रो रेल नहीं होगी, ये तो इनडायरेक्ट होगी हमारे हिसाब से। डायरेक्ट तो आपके घर की गाड़ियाँ होंगी, तो मर्सिडीज एंड BMW जो आप घर में रखते हैं वो होंगी। तो सेकेंड आंसर ये अवेलेबल सब्स्टिट्यूट, तो ये आएगा आपका अवेलेबल सब्स्टिट्यूट में आएगा ओला टैक्सी या मेट्रो रेल। अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स तो PVR एंड अम्यूजमेंट पार्क, तो PVR एक सिनेमा हॉल है, अम्यूजमेंट पार्क जो होते हैं आप जानते ही हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस है। अनरिलेटेड प्रोडक्ट ये कहलाएंगे। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए बड़ा ध्यान से। द मार्केटिंग टास्क विच फाइंड्स वे टू अल्टर द टाइम पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव इज कॉल्ड, वह विपणन का जिसमें लोचपूर्ण मूल्य निर्धारण संविधान तथा अन्य प्रोत्साहन के माध्यम से मांग के समय प्रतिमान को प्रोत्साहित किया सकता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके सिंको मार्केटिंग, सिंको मार्केटिंग कहलाते हैं। वह विपणन का जिसमें लोचपूर्ण मूल्य निर्धारण संवर्धन तथा अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से मांग के समय प्रतिमान को परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। इसका आंसर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है अगला क्वेश्चन है 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर फर्म टू लॉस इट्स मार्केट शेयर टू कंपटीटर, निम्नलिखित में कौन सी फर्म के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपने बाजार का हिस्सा खोने का कारण नहीं है। तो कौन कौन से कारण नहीं हैं, तो पहला है आपका क्या है, किसी उत्पाद मॉडल को लक्ष्य उपभोक्ता समूह द्वारा आवश्यकताओं को संतुष्टि करने वाला माना जाता है। तो कोई उत्पाद लक्ष्य उपभोक्ता समूह द्वारा आवश्यकता संतुष्टि करने वाला माना जाता है, हाँ तो ये जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी फर्म के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपने बाजार हिस्सा खोने का कारण नहीं है। तो किसी पर्टिकुलर जो है आप लोगों के लिए आवश्यकता पूर्ति करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। कस्टमर नॉट बीइंग कवर्ड बाय दी कंपनी सेल्स फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट, कंपनी की बिक्री कर्मचारियों तथा वितरण केंद्र द्वारा ग्राहकों को समावेश नहीं हो रहा है। तो ये तो भैया सही है, कंपनी की बिक्री कर्मचारियों तथा वितरण केंद्र द्वारा ग्राहकों को समावेश नहीं हो रहा है। तो ऐसा करने से ये अपने कंपटीटर के सामने
डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट सी क्या है, किसी फर्म अथवा उसकी बिक्री क्रम द्वारा घटिया सेवा प्रदान किए जाने अथवा उत्पाद के प्रचलित हो जाने अथवा अधिक महंगा होने के कारण उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी फर्मों के उत्पाद मॉडल खरीदने लगते हैं। ये भी आपका सही, ये मतलब करेक्ट है, लेकिन वो नहीं कह रहा है, तो नहीं में आपका ए आंसर आएगा। अब प्रोडक्ट मॉडल परसीव्ड बाय द टारगेट कस्टमर ग्रुप एज सेटिस्फाइंग नीड्स, किसी उत्पाद मॉडल को लक्ष्य उपभोक्ता समुदाय द्वारा आवश्यकताओं संतुष्टि, इससे कंपटीशन की कोई मामला नहीं, तो मोनोपोली की तरफ बढ़ जाएंगे आप, तो इसके बारे में कुछ नहीं बात हो सकी। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन 29 देखिए, 29 बड़ा ध्यान देखिएगा। इन्वेस्ट स्ट्रेटजी, तो इन्वेस्ट स्ट्रेटजी किस में आती है, तो उसका जो है सेकंड आंसर है वेल फाइनेंस मार्केटिंग एफर्ट्स। इन्वेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, आप वेल फाइनेंस मार्केटिंग एफर्ट्स, कौन कौन मार्केटिंग एफर्ट लगा रहे हैं इसके बारे में आती है। प्रोटेक्ट स्ट्रेटजी, तो प्रोटेक्ट स्ट्रेटजी किस में आती है, प्रोटेक्ट स्ट्रेटजी आपकी आती है, इसका जो है आपका थर्ड है सेलेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी आती है आपका सेलेक्टिव रिसोर्स कलेक्शन। हार्वेस्ट स्ट्रेटजी किस में आती है, हार्वेस्ट स्ट्रेटजी देखिए क्या कहलाते हैं, इसे कहते हैं उपज रणनीति। तो उपज रणनीति किस में आएगी, उपज रणनीति आएगी नॉट वारंटिंग सब्सटेंशियल न्यू रिसोर्सेज। तो इसका आंसर जो होगा अधिक मात्रा में नए संसाधनों का आश्वासन नहीं होना, ठीक है। डाइवर्स स्ट्रेटजी किस में आएगी, डाइवर्स स्ट्रेटजी आएगी फर्स्ट नो रिसीविंग ऑफ न्यू रिसोर्सेज। तो इन्वेस्ट स्ट्रेटजी किस में आएगी, वेल फाइनेंस मार्केटिंग एफर्ट्स में आएगी। प्रोटेक्ट स्ट्रेटजी किस में आएगी, आपका आएगा हमारे हिसाब से सेलेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। हार्वेस्ट स्ट्रेटजी क्या आएगी, हार्वेस्ट स्ट्रेटजी आएगी नॉट वारंटिंग सब्सटेंशियल न्यू रिसोर्सेज। और डाइवर्स स्ट्रेटजी किस में आएगी, डाइवर्स स्ट्रेटजी आएगी नो रिसीविंग ऑफ ए न्यू रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन 30 देखिए। एन इलॉबरेटेड वर्जन ऑफ द आइडिया एक्सप्रेस इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। ये जानते हैं सार्थक उपभोक्ता शब्द के रूप में अभिव्यक्त किसी विचार को विवर्धित रूप से कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कंसेप्ट कहा जाता है। तो उसका आंसर सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रूल्स स्टैंड्स ट्रू वाइल प्रिपेयरिंग शेड्यूल चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। ये बिल्कुल सही है भैया। अगर वर्किंग कैपिटल कब बढ़ेगी, वर्किंग कैपिटल जब बढ़ेगी करंट एसेट बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। एंड इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, ऐसा नहीं है, गलत है। एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, सी भी सही है। ए और सी अभी तक सही है। एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये गलत है। तो ए और सी आपका ये दोनों आपके सही हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, बी मेरा सही है, तो बी सही कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दी प्राइमरी मोटिव ऑफ ए कंपनी इन यूजिंग फाइनेंशियल लीवरेज इज टू मैग्नीफाई शेयर होल्डर रिटर्न अंडर फेवरेबल। The primary motive of a company in using financial leverage is to magnify shareholder return under favorable economic conditions। तो भैया ये तो सही है भाई, ये वित्तीय उत्तोलन का उपयोग करने से कंपनी के प्राथमिक उद्देश्य अनुकूलतम आर्थिक स्थितियों के अंतर्गत शेयरधारकों के लाभ को बढ़ाना है, बिल्कुल सही है। नंबर आर देखिए, टू मैग्नीफाई शेयर होल्डर रिटर्न फिक्स चार्ज फंड कैन बी ऑब्टेन एट ए कॉस्ट हायर देन द फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन द नेट एसेट। ये आपका जो है गलत है। शेयरधारकों को लाभ बढ़ाने के लिए नियत प्रवर्तन निधियां निवल अस्थियों पर प्रतिष्ठान के लाभ की दर से उच्चतर लागत को प्राप्त कर सकती हैं, ये आपका भैया गलत मुझे लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, डेट फाइनेंसिंग इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस डिबेंचर। तो ये क्या है इसका आंसर सही है, सी है टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की कर कटौती क्षमता। तो डेट फाइनेंस इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की कर कटौती क्षमता, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, और डिविडेंड एट नॉट पेबल टू लैंडर्स ये भी नहीं है। Which of the following is not true with reference to capital busting?
34 क्वेश्चन देखिए, 34 का जो आंसर है वो आपका मेरे हिसाब से डी सही होगा। तो पूंजी बचत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? तो सही पहले देखिए, सही भी ध्यान रखना चाहिए आपको। कैपिटल बस्टिंग रिलेटेड टू द एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, पूंजी बस्टिंग आश्रित प्रतिस्थापन निर्णयों से संबंधित है, ये सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, पूंजी की लागत लाभ के न्यूनतम अपेक्षित दर के समान होती है, ये भी सही है आपका। तो पूंजी की लागत लाभ के न्यूनतम अपेक्षित दर के समान होती है, ये भी सही है। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो रिलीवेंट, नकद प्रवाह का समय निर्धारण उचित है, ये भी सही है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ए संक कॉस्ट, ये आपका गलत है। तो किसी परियोजना में वर्तमान में किए गए निवेश में डूबी हुई लागत के रूप में नहीं मानी जाती है, तो ऐसा नहीं माना जाता है, ये आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 यही बता रहा है। 35 का ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट लिख के आ रहा है। नॉट में देखिए क्या होता है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 35 क्वेश्चन देखिए आप लोग। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ द फंड, प्रतिष्ठान के मूल्य को पता लगाने के लिए पूंजी की लागत के लाभ की अपेक्षित दर होती है, ये सही है। डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड्स हैव ए स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटेड टू दैट सोर्स, निधियों के विभिन्न स्रोतों को केवल उस स्रोत से संबंधित पूंजी की विशेष लागत होती है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट है ये, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट कंप्राइज एनी रिस्क प्रीमियम, पूंजी की लागत में कोई जोखिम प्रीमियम शामिल नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। जोखिम शामिल होता है, ध्यान रखिए, पूंजी की लागत में कोई भी जोखिम प्रीमियम शामिल होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द बेस्ट डेटा फॉर एनपीवी टेक्निक, ये बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर गलत है और जो है इसके आंसर सही है। अब आइए 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉट कह रहा है, तो नॉट में हम लोग देखते हैं कि भैया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा संगठन मानव संसाधन की गुणवत्ता नहीं है। तो देयर बिहेवियर टू स्टिमुलेट इज ऑफन इनकॉन्स्टेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल, उद्दीपन के प्रति उनके व्यवहार अक्सर असंगत अनुमेय होते हैं, ये तो भैया सही है। नेक्स्ट देखिए, दे डेप्रिशिएट विद पासेज ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ स्किल, या संगामी होते हैं, तो ये तो भैया आपका गलत है। दे आर हेट्रोजीनियस, ये सही है। रिटेनिंग क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स इज ए चैलेंज ऑफ ए मैनेजर, ये भी आपका सही है। तो बी इसका गलत आंसर है। ये दे डेप्रिशिएट द पैसेज ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेनिफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, बैलेंस बिटवीन डिमांड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये जो है आपका सही लग रहा है मुझे, बैलेंस बिटवीन डिमांड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए नेक्स्ट, नॉन कंपल्सन ऑन मैनेजमेंट टू असेस critically and continuously the employee and personal policies, ये आपका गलत है। ये कौन सा गलत है? ये आपका गलत है, भी गलत है। ये रुकिए, भी गलत है, ठीक है। सी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर अवॉइडेड, ये सही है आपका। डी मिनिमाइजिंग द फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स, ये आपका नहीं, ये आपका गलत है। इसमें ए और सी सही है और बी और डी गलत है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं भाई। मानव संसाधन की मांग एवं आपूर्ति भी संतुलन है भाई, मांग और संतुलन होती है। कर्मचारियों तक कार्मिक संबंधी नीतियों के विवेचनात्मक एवं निरंतर आकलन का प्रबंधता का अबाध्यता, ये गलत है। प्रयासों तथा
विरोधों के दोहराव से बचा जा सकता है, हाँ ये हो सकता है। मानव संसाधन निवेश के भविष्यकालीन प्रतिलाभों को न्यूनतम करना, ये आपका जो है सही है, ये आपका गलत है। तो ए और सी सही है और सब गलत है। 38 देखिए, A statement containing items such as job title, location, summary, duties, material use, working condition is called। कार का नाम, कार स्थल, सारांश, कार उपयोग में लाई गई सामग्रियों की कार्य दशाओं आदि मदों को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण कहा जाता है। ये हमारे हिसाब से कहा जाता है, इसका जो है सी है जॉब डिस्क्रिप्शन। यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, यहाँ डिस्क्राइब कर जॉब डिस्क्रिप्शन करेगा। अब आइए नेक्स्ट मैचिंग आ गया। 39 क्वेश्चन देखिए, वेज फंड थ्योरी से कहते हैं मजदूरी निधि सिद्धांत। ये किसने कहा था? ये कहा था एडम स्मिथ ने। सब्सटेंस थ्योरी, सब्सटेंस थ्योरी किसने कहा? सब्सटेंस थ्योरी हमारे हिसाब से कहा था आपका डेविड रिकार्डो ने, ये ध्यान रखिए। वेज फंड थ्योरी एडम स्मिथ ने, सब्सटेंस थ्योरी डेविड रिकार्डो ने। रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी किसने कही थी? रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी कही थी फ्रांसिस वॉकर ने, ठीक है। और बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस किसने कही थी? बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस की जॉन डेविडसन ने। तो वेज फंड थ्योरी किसने कही थी? वेज फंड थ्योरी एडम स्मिथ ने कही थी। सब्सटेंस थ्योरी किसने कही थी? डेविड रिकार्डो ने कही थी। और जो है आपका रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी किसने थी? ये फ्रांसिस वॉकर ने कही थी। और बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस किसने? एडम स्मिथ ने कही थी। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चलिए अभी इतना ही रखते हैं। अब उसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट उसमें आपको अपलोड करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।